नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप अपने हर झूठे केस को आसानी से जीत सकते हैं। दिक्कत क्या है? पति हमेशा 5 ऐसी मेजर गलतियां करते हैं जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए और उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अगर वो गलतियां सुधार लें तो उनका केस शुरू होते होते ही खत्म हो जाए या फिर चलते केस को बंद करवा सकते हैं। पर दिक्कत क्या है कि इस तरह ध्यान न देकर सिर्फ इस बात पे ध्यान देते हैं कि अगली डेट पे क्या करना है, पत्नी ने जो रिप्लाई दिया है या पत्नी ने कोई बात कही है उसको कैसे डिफेंड करना है। बस छोटी छोटी चीजों में अटके रहते हैं और सालों केस चलते रहते हैं। तो आज जो मैं आपको रेमेडी बता रहा हूं, ये बहुत तुरंत तुरंत अपने केस को खत्म करने का तरीका है और किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं। आप शुरुआत में हैं, बीच में हैं, बहुत साल हो गए, सब जगह पर ये पांचों गलतियां सुधारने पर आपका केस रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाए। इसीलिए दोस्तों चाहते हैं कि आप एजुकेटेड हो जाए। हमारे कुछ कोर्सेज हैं, ये वो कोर्सेज हैं जिनकी वजह से काफी लोगों को अभी तक राहत मिली है, कॉन्फिडेंट है, स्ट्रांग है अपने केसेस के अंदर, और इसी तरह से आप भी हो सकते हैं। इसके अंदर हम आपको मजबूत बनाने के लिए बहुत सारे स्किल्स एफर्ट्स डेवलप करते हैं, अलग अलग जजमेंट से, रेफरेंसेस से, सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट्स की गाइडलाइन से लैंडमार्क जजमेंट्स होते हैं, रेफरेंसेस होते हैं, केस लॉज होते हैं, अलग अलग एक्ट्स होते हैं और उसके लिए जरूरी होती है आपकी सिचुएशन के हिसाब से उनकी प्रोग्रामिंग की जाती है। यानी आपका केस जो है वो इंडिविजुअली आपके केस को ध्यान में रखते हुए ही हम इस पूरे कोर्स को डिजाइन करते हैं। अगर आप भी इस वक्त इन कोर्सेज का हिस्सा होने का विचार रख रहे हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल लीजिए और कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। आप इस वक्त किसी कानूनी समस्या में हैं, समाधान चाहते हैं, आपको लगता है कि वो समाधान आपको मुझसे मिल सकता है, तो आप यहां पर व्हाट्सएप नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक कराइए और तुरंत बात करने की कोशिश कीजिए। हम आपका समाधान करने की कोशिश करेंगे। आते हैं आज के इस वीडियो के सही कंटेंट पे और मजबूत कंटेंट पे। देखिए, एफआईआर हुई आपकी 498A में या कोई भी झूठा केस लगाया होगा आप पे, तो आपको हमेशा एक बात का ध्यान देना है कि आप पुलिस के एक पागल कुत्ता नहीं होता है वैसे पीछे बढ़ जाए। पागल कुत्ते से हर आदमी डरता है। मैं आपको किसी तरह के गलत वचन नहीं बोल रहा हूं, मगर मैं आपको एक ऐसा संबोधन बोल रहा हूं जिसे कहते हैं जुनून की हद तक अपने रिजल्ट के लिए लड़ना। आपके अंदर एक जुनून पैदा हो जाना चाहिए, पागलपन पैदा होना चाहिए। आप पुलिस से एविडेंस मांगने के लिए बकायदा एसएचओ को आरटीआई लगाइए, आप बकायदा जो डीआईजी ऑफिस है वहां पर इस बात की सूचना दीजिए कि मेरे खिलाफ क्या एविडेंस है जिस वजह से एफआईआर लिखी है। आप कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है? सर, फर्क इस बात का पड़ता है कि कोई भी क्रिमिनल केस बिना एविडेंस के रजिस्टर्ड किया ही नहीं जा सकता, उसकी एफआईआर रजिस्टर्ड हो ही नहीं सकती है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये होता है कि फाइंडिंग द एविडेंसेस। आप जाकर लड़ रहे हैं झूठे केस को बिना एविडेंस के ही। अगर आपने शुरू में एक कोहराम मचा दिया तो आपको रिजल्ट आ जाएगा। अब मान लीजिए आपसे ये मौका भी चूक गया, चार्जशीट हो चुकी है, आप कोर्ट में पेश हो चुके हैं और लड़ रहे हैं केस, तब भी ऐसी स्थिति में आप पुलिस के पीछे पड़े रहिए। हाँ, पढ़ सकते हैं, केस तो कोर्ट में चल रहा है, वो आपको लिख के भी देंगे कि केस तो कोर्ट में चल रहा है, तो आप उसका जवाब दीजिए केस कोर्ट में चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस ने की थी, कोर्ट ने नहीं की थी। तो उस इन्वेस्टिगेशन के गलत होने की वजह से यहां कोर्ट में मैं एक गलत केस लड़ रहा हूं, तो कोर्ट में केस चलने से फर्क नहीं पड़ता है। मैं इन्वेस्टिगेशन वापस चाहता हूं, फेयर इन्वेस्टिगेशन। पक्की बात है, पुलिस 70 से 80% केसेस में अपनी गलती नहीं मानती। आप डीआईजी लेवल तक कंप्लेन करते हैं चलते के केस में, आपको फायदा क्या मिलेगा? आपको फायदा मिलेगा गलत अगर टाइम पे 41 का नोटिस दिया है तब, अगर मान लीजिए आपकी चार्जशीट डिले पेश हुई है तब। पुलिस कोई ना कोई इन चीजों में गड़बड़ करती है, वो सब चीजें तो नहीं और एविडेंस है नहीं, तो आप इन सबको आधार बनाकर तुरंत हाईकोर्ट जाकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बकायदा अपील कर सकते हैं कि जांच सही तरीके से गया है और ये फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए अपील की जा सकती है। हाँ, इसमें ये प्रोसेस सारा होना चाहिए कि जो ऊपर के अधिकारी हैं, यानी कि जो उच्च अधिकारी हैं, वो आपके इस जवाब को दे चुके हैं कि हम इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। हाई कोर्ट तुरंत आपको ऑर्डर कराएगा कि हाँ, ये फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, अक्सर मैंने देखा है लोग 406 का मुकदमा लगते ही तुरंत स्त्रीधन जमा कराने लग जाते हैं, स्त्रीधन की लिस्ट को जस्टिफाई कर देते हैं। हाँ, जस्टिफाई कर देते हैं यानी सही बना देते हैं। आप है वो व्यक्ति जिसने खुद पर 490 का झूठा केस लगवाया है, समझ लीजिए इस बात को। आप ही है वो व्यक्ति जिसने झूठा 490 का केस अपने खिलाफ लगाया है। कितने दुख की बात है। और कई लोग आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया कि 406 जो है उसके अंदर स्त्रीधन तब रिकवर कराना था जब आपको कोर्ट से आदेश होता, क्योंकि पत्नी ने जो झूठ लिखा है वो तो 100 आइटम लिख रही है, आपके पास बरामद हो रहे हैं 25 आइटम।
अब पुलिस इस तथ्य को पेश करती है कि साहब देखिए अगर 25 निकले होंगे तो 75 भी होंगे, और क्योंकि रिकवरी नहीं करा रहे तो इसका मतलब दहेज की डिमांड भी की होगी, इसका मतलब लालची लोग हैं जो 75 माल लेके बैठे हैं, और एक हाइपोथेटिकल तरीके से उसको कवर कर देते हैं। अब क्योंकि केस डायरी जो है, पुलिस डायरी जो है, वो प्रॉपरली आपके सामने नहीं आती है, उसको अक्यूज को दिखाने का प्रावधान नहीं है, मगर कोर्ट को दिखाया जाता है और कोर्ट में इस तरह की पेशकश रख दी जाती है। अब आप उस बात को डिफेंड कहां से करें? ऐसी सूरत में अगर आप पे केस अभी शुरू हुआ है या यूं कहें कि एफआईआर लगी है, तो ऐसी सूरत में आप बकायदा मना कर दे, मैं साइन नहीं करूंगा स्त्रीधन की लिस्ट, क्योंकि स्त्रीधन की लिस्ट शादी वाले टाइम साइन होती है। अब गलती से आपने साइन कर दी और आप पे केस चल रहा है, तो ऐसी सूरत में आप उसका विरोध कर सकते हैं कि पुलिस ने जबरन मुझे मार पीट कर, डरा धमकाकर ये सब किया। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? क्या मुझे इसके लिए सबूत पेश करने पड़ेंगे? जी नहीं। पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ अगर कोई भी व्यक्ति जो खासतौर से अक्यूज्ड है, आरोपी है, अगर वो अपनी जबानी पेशकश भी रखता है, यानी सिर्फ जबानी तौर पर ही अपने बयान दर्ज कराता है बाद में चलते केस में, तो उसकी बात को बकायदा माना जाता है और वहां जो साइन हुए हैं उन्हें गलत मान लिया जाता है, यानी 406 का कोई मुकदमा होता ही नहीं है। अब आप कोर्ट के अंदर ये डिमांड करें कि पत्नी जस्टिफाई करे कि ये सामान की लिस्ट कहां से है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, इनकम टैक्स की रिकवरी करवा सकते हैं अपनी पत्नी के खिलाफ, बकायदा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस लगा सकते हैं, बकायदा आप अपनी पत्नी पर मनगढ़ंत सबूत रचने के आरोप पर भी मुकदमा जड़ सकते हैं, और वहां पर कच्चे बिलों पर सामानों की उपलब्धि, यानी उपलब्ध होना, बताएं कि हाँ भाई इनका एग्जिस्टेंस है, इस तरह का सामान है। कच्चे बिलों पर सामान नहीं होते हैं, पक्के बिल होने चाहिए, और उनका भी प्रमाण होना चाहिए जो वीडियो से आप मैच करा सकते हैं। देखिए साहब 100 आइटम बता रही है, शादी में तो हम वीडियो में देख रहे हैं कि आइटम इतने थे ही नहीं, गिनवा दे देखें, इसका कोई प्रूफ है तो आपका दिखाया गया वीडियो आपके लिए बहुत काम आएगा, और ये शादी के वीडियो सब कैमरामैन समझदारी से बना ले। तीसरी बात यह है कि हमेशा पत्नी, चाहे डीवी हो, 498 हो और 125 भी हो कई जगह, तो ये भी देखा गया है, आपके उन रिश्तेदारों का भी नाम लिखवा दे, जैसे आपकी बहन शादीशुदा है, या आपके किसी ऐसे रिश्तेदार का नाम लिखवा दे जो कभी आपके साथ आपके पारिवारिक घर के अंदर रहा ही नहीं है, तो आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी ये हो जाती है कि आप तुरंत उनकी वजह से इस पूरे केस को क्वैश करा सकते हैं। बहुत सारे लोग, मैं अभी भी जो वीडियो देख रहे होंगे इसमें से कम 50-60% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने क्वेश्चन डाली होगी अपने माँ बाप और रिश्तेदारों का नाम हटवाने के लिए, खुद को बलि का बकरा बना के आज तक 498 डीबी का केस लड़ रहे हैं। ऐसा कभी मत कीजिए। अगर शेयर हाउस होल्ड में कोई नहीं रहता है तो पूरा केस ही खारिज हो जाएगा, क्योंकि उन पर झूठा आरोप लगा के उन्हें फंसाया गया है। इसका मतलब बाकी चीजों का भी तो सबूत नहीं दे रही आपकी वाइफ, तो वो बाकी तथ्य भी झूठे मान लिए जाएंगे। एक सच तो सही हो गया कि वो लोग आपके घर में नहीं रहते, और इसका मतलब वो झूठ बोल रही थी, ये सबूत बहुत मजबूत होता है। शेयर हाउस होल्ड सबसे पहली कंडीशन है किसी व्यक्ति का आरोपी बनने की, और अगर वो आरोपी मनगढ़ंत तरीके से लगाया गया है तो फिर बाकी पूरा केस फर्जी मान लेता है कोर्ट। इसलिए क्वैश पूरा केस होता है, किसी का नाम निकालने का केस नहीं होता है 482। चौथी चीज जो गलती अक्सर पति करते हैं, होती सबके केस में है, ध्यान कोई नहीं देता है। मेंटेनेंस के केस पे आ जाइए। मेंटेनेंस के केस में हमेशा पति आंख बंद करके इंटरिम मेंटेनेंस लगने के बाद कोर्ट को कहता ही नहीं कि एविडेंस दो। कोर्ट इंटरिम मेंटेनेंस लेता रहता है, 2-4 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल केस चलता रहता है, मगर इस बात पे ध्यान नहीं देता है कि भाई साहब 125, HMA 24 और आपके डीवी के केस चलते ही सिर्फ 60 दिन है। यानी इधर इंटरिम दिलाया, इधर एविडेंस मांगा, उधर जस्टिफाई किया, अगर फाइनल मेंटेनेंस बांधना है तो बांधेगी कोर्ट, अगर लगता है कि नहीं यहाँ तो पत्नी को सबूत ही नहीं दे पा रही तो केस खत्म। आपका इंटरिम लगते ही तुरंत एविडेंस मांग लीजिए पत्नी से और पेशकश ये रख दीजिए इंटरिम तो दे दूंगा, पर अगर एविडेंस नहीं दे पाई मेरी पत्नी तो उस सूरत में मैं अपनी पत्नी से ये सारा पैसा रिकवर करूंगा कोर्ट के थ्रू। यानी कोर्ट को भी आपने पार्टी बना लिया अपने रिप्लाई में। अगर इंटरिम देना भी है तो इस शर्त से दीजिए, घाटा नहीं आएगा, पैसा रिकवर होगा। निचली कोर्ट नहीं कराएगी तो ऊपरी कोर्ट से आप आराम से रिकवर करा सकते हैं। केस तो आप निचली कोर्ट में जीत जाएंगे अगर एविडेंस पे बात कर ली तो। अब हम सबसे मेजर गलती बताते हैं। देखिए, अक्सर आपकी पत्नी अपने सारे एफिडेविट्स में, चाहे वो 498 की पिटीशन का एफिडेविट हो, डीवी का पिटीशन का एफिडेविट हो, मेंटेनेंस का एफिडेविट हो, और इसके अलावा एसेट्स एंड लायबिलिटी जो मेंटेनेंस लेने के लिए रजनीश वर्सेस नेहा की गाइडलाइंस का एफिडेविट हो, सब में खुलेआम झूठ बोलती है। कोई पति मुश्किल से ही इस आधार पर कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ लॉ का केस लड़ता है अपनी बीवी के खिलाफ,
40 या फिर 420 का केस कभी नहीं लगाता अपनी बीवी के खिलाफ, जबकि अगर झूठे तथ्य पेश किए गए हैं तो 211, 340, 420, 120 भी तक भी जा सकते हैं। हर किसी की सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन के हिसाब से है, पर ज्यादातर इस तरह के केसेस निकल आते हैं। इनमें से 4-5 जो मैंने बोले उनसे 2-3 केस तो आसानी से बन जाते हैं पत्नी के खिलाफ, पर मेहनत नहीं करते, डिटेल में नहीं देखते। इस पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं मैंने, इन सारे मैटर्स पे अलग अलग वीडियोस बनाए, इनको आज इसलिए क्लब करके बता रहा हूँ। अगर आप सिर्फ कोई सबूत नहीं है आपके पास, बिना सबूत के भी अगर आप केस जीतना चाहते हैं तो अपनी पत्नी के सिर्फ एफिडेविट्स को लेके बैठ जाइए, वहीं इतनी गलतियां मिल जाएंगी कि आप सोच नहीं सकते। अगर ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और समझ कर बताना कमेंट सेक्शन में क्या अब फायदा लेंगे अपने केसेस के अंदर तुरंत केस खत्म करने के लिए। थैंक यू।